गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी के इस चैनल बंस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जनन क्या है, जनन अवधि क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। कुछ होमवर्क भी दिए थे, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग अलैंगिक जनन की विधि का चर्चा करेंगे। तो अलैंगिक जनन की प्रमुख 6 विधियां होती है जो हम लोगों को 12th के विषय सूची में पढ़ना है। पहला का नाम है विखंडन, इसे हम लोग इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। दूसरा है मुकुलन, बडिंग। तीसरा है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। चौथा है खंडीभवन, फ्रैगमेनिनेशन। पांचवा है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। और एक छठा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, इसे हम लोग इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये 6 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक प्रवर्धन है जो पौधे में होती है। पौधे में अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। और इसके अलावा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडीभवन, पुनरुद्भवन सूक्ष्म जीवों में या फिर छोटे जंतुओं में देखा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से 6 विधि को जानेंगे, इसका चर्चा करेंगे। पहला है विखंडन। अब हम लोग फर्स्ट विखंडन पढ़ेंगे और हम बताएं विखंडन अलैंगिक जनन मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा में होता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम में भी देखा जाता है। अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है द्विखंडन, इसे इंग्लिश में हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। और दूसरा है बहुखंडन, इसे हम लोग इंग्लिश में मल्टी फिजन बोलते हैं। अब हम लोग पहले विखंडन को परिभाषित करेंगे, विखंडन के बारे में जानेंगे। विखंडन का अभी जस्ट बताए हैं, इसका मुख्य एग्जाम्पल अमीबा होगा। इसके अलावे प्लाज्मोडियम होगा। हम लोग जानेंगे कि अमीबा में अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन विधि कैसे होता है। जब अमीबा वृद्धि चरम सीमा तक पहुंच जाता है, जब अमीबा वृद्धि चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो अनेकों संतति जीव को उत्पन्न करता है। तो इस क्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। अमीबा ये अमीबा है। जब अमीबा में विखंडन होने लगता है तो अमीबा अपने शरीर को अपने शरीर के बीच में से बीच वाले भाग को सिकुड़ाता है और अपने केंद्रक में इस तरीके से डीएनए में विभाजन करता है। और जब अनुकूल की स्थिति आती है तो अमीबा 2 संतति अमीबा को जन्म देता है। यहां ये अपने केंद्रक में विभाजन कर रहा है, केंद्रक में विभाजन, इसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, द्विखंडन। द्विखंडन में अमीबा जब वृद्धि चरम सीमा पे पहुंचता है तो अपने शरीर को शरीर के बीच वाले भाग से सिकुड़ाता है और उसमें केंद्रक का इस तरीके से विभाजन होता है। जब अनुकूल की स्थिति आती है तो अमीबा 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे द्विखंडन कहते हैं।
आप इस चित्र के अनुसार यहां पे समझ पा रहे होंगे कि द्विखंडन क्या है। अगर आपको द्विखंडन को परिभाषित करने को बोलिए तो इसमें लिखाएगा इसके अंतर्गत अमीबा अपने शरीर के बीच वाले भाग में सिकुड़न करता है और उसके अंदर में केंद्रक इस प्रकार से विभाजन करता है। जब अनुकूल की स्थिति आती है तो अमीबा दो छोटे छोटे संतति जीव को जन्म देता है जिसे द्विखंडन कहते हैं। अब हम लोग बहुखंडन के बारे में जानेंगे। विखंडन दो प्रकार के, द्विखंडन बहुखंडन। द्विखंडन के बारे में बता दिए, अब बहुखंडन के बारे में जानेंगे। बहुखंडन में अमीबा अपने आप, जब अमीबा प्रतिकूल की स्थिति में होती है तो अपने आप को गोलाकार बना लेती है, और उसके अंदर लगातार केंद्रक में विभाजन होते रहता है। उसके अंदर लगातार केंद्रक में विभाजन होते रहता है और गोलाकार भाग जब बनाती है तो उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण चढ़ा रहता है जिसे सिस्ट या पुटक कहते हैं। जब अनुकूल की स्थिति आती है तो सिस्ट या पुटक ब्लास्ट हो जाता है और अनेकों छोटे छोटे अमीबा का जन्म होता है जिसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। जब प्रतिकूल की स्थिति होती है, ध्यान देंगे, जब प्रतिकूल की स्थिति होती है तो अमीबा अपने आप को गोलाकार बनाता है और उसके ऊपर प्रोटीन का लेप चढ़ता है जिसे सिस्ट या पुटक कहते हैं और उसके अंदर लगातार केंद्रक में विभाजन होती है। जब अनुकूल की स्थिति आती है तो सिस्ट या पुटक ब्लास्ट हो जाते हैं और अनेकों संतति अमीबा का जन्म होता है जिसे बहुखंडन कहते हैं। अब हम लोग विखंडन पढ़ लिए, अब हम लोग मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। मुकुलन, इसका मुख्य उदाहरण ईस्ट होगा। ईस्ट को हम लोग खमीर भी कहते हैं और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ईस्ट जिसे हम लोग खमीर भी बोलते हैं, ये जनक जीव हो गया। इसके शरीर के बाहरी भाग से एक अंगुलीनुमा संरचना निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल कहते हैं। और जब मुकुल जनक जीव से अलग हो जाता है और अपने जनक के समान ही दिखाई पड़ता है तो इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है, तो ईस्ट और खमीर। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जैसे ईस्ट, हाइड्रा। इसके अंतर्गत जनक जीव के शरीर के बाहरी भाग से अंगुलीनुमा संरचना निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं और मुकुल जनक जीव से अलग हो जाता है, उस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। अब हम लोग बीजाणु जनन स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसका मुख्य उदाहरण
राइजोपस और कवक होता है। आपको बताते राइजोपस इस ढंग से आपको दिखाई पड़ेगा। ये राइजोपस है। बीजाणु जनन मुख्य रूप से राइजोपस और कवक में होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि बीजाणु धनी के अंदर, इसको बोलते हैं बीजाणु धनी, ये बीजाणु धनी के अंदर लगातार केंद्रक में बीजाणु में विभाजन होते रहता है। बीजाणु में विभाजन, और जब अनुकूल की स्थिति आती है तो ये बीजाणु धानी फट जाती है और अनेकों राइजोपस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जैसे राइजोपस कवक। इसके अंतर्गत बीजाणु धानी के अंदर लगातार बीजाणु में विभाजन होते रहता है। जब अनुकूल की स्थिति आती है तो बीजाणु धानी ब्लास्ट हो जाता है, फट जाती है बीजाणु धानी और अनेकों राइजोपस का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु जनन कहते हैं। चौथा हम लोग खंडी भवन फ्रैगमेंटेशन पढ़ेंगे। इसका मुख्य उदाहरण स्पाइरो गायरा होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे इस प्रक्रिया में, खंडी भवन में क्या होता है। स्पाइरो गायरा इस आकार का दिखता है। खंडी भवन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जो मुख्य रूप से स्पाइरो गायरा और मार्केसिया में देखा जाता है। इस प्रक्रिया में स्पाइरो गायरा के शरीर धीरे धीरे वृद्धि करके परिपक्व होकर कई भागों में बट जाता है, जिसे हम लोग खंडी भवन कहते हैं। तो यहाँ पे स्पाइरो गायरा ये 3 भाग में बटेगा, कट करके परिपक्व होकर अपने अलग हो जाता है और इस प्रकार का संरचना बनाता है। खंडी भवन एक बार फिर से जानेंगे। अलैंगिक जनन होता है, जो मुख्य रूप से स्पाइरो गायरा और मार्केसिया में देखा जाता है। इसके अंतर्गत स्पाइरो गायरा का शरीर धीरे धीरे वृद्धि करके परिपक्व होकर कई भागों में बट जाता है, जिसे खंडी भवन कहते हैं। तो पूछता है कि स्पाइरो गायरा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो खंडी भवन। और आगे हम लोग अब इसका भी शरीर वृद्धि करेगा और कई भागों में कटेगा, तो ये भी अनेकों स्पाइरो गायरा का निर्माण करेगा। अब 5वां नंबर पुनरुद्भवन रीजनरेशन। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसका उदाहरण प्लेनेरिया, स्पंज इत्यादि होता है। होता क्या है इसमें, इसके अंतर्गत पुनरुद्भवन में इसके अंतर्गत
जनक जीव का शरीर कई भागों में बट जाता है। अब मान लिया जाए कि ये प्लेनेरिया है, तो इसका शरीर 3 भाग में बटा, तो 3 भाग में बटा और 3 भाग में बटा तो 3 प्लेनेरिया का निर्माण करेगा। लेकिन बटा हुआ भाग में केंद्रक निश्चित रूप से रहना चाहिए, और जिसमें केंद्रक नहीं होगा वो फिर से प्लेनेरिया का निर्माण नहीं कर पाएगा। जैसे ये भाग कटा तो ये वाला पोर्शन आया, बीच वाला भाग कटा तो ये वाला पोर्शन आया, और नीचे वाला भाग कटा तो ये वाला पोर्शन आया। तो ये 3 भाग मान लिया जाए कि 3 भाग में कटता है, 4 भाग में भी कट सकता है, 5 भाग में भी कट सकता है। लेकिन जो भाग में केंद्रक रहेगा वो भाग प्लेनेरिया का निर्माण करेगा, और जिस भाग में केंद्रक नहीं रहेगा, मान लिया जाए कि इसमें केंद्रक नहीं है, तो ये वाला भाग प्लेनेरिया का निर्माण नहीं करेगा। प्लेनेरिया का निर्माण वही भाग निर्माण करेगा जिस भाग में केंद्रक होता है। एक बार फिर से जानेंगे, पुनरुद्भवन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। यह प्लेनेरिया, स्पंज इत्यादि सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। इसके अंतर्गत जनक जीव का शरीर कई भागों में बंटता है, परंतु बटा हुआ भाग में न्यूक्लियस अनिवार्य होता है। जिस भाग में न्यूक्लियस नहीं होता है उस भाग में प्लेनेरिया का निर्माण नहीं होता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि पुनरुद्भवन किस प्रकार के जीवों में देखा जाता है, तो आंसर होगा प्लेनेरिया और स्पंज। अब है कायिक प्रवर्धन। तो इसके पहले जो भी आप विधि पढ़े अलैंगिक जनन का, जो सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है, परंतु कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से पौधे में देखा जाता है। पौधे में अलैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन जब पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है, जब पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मानव निर्मित या फिर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में जब पौधे के टहनी भाग को तोड़कर, जैसे गुलाब का पौधा कि टहनी को तोड़कर और उसके कलम को बनाकर, टहनी को कलम में जैसा बनाकर उसे रोप देते हैं, तो उसे हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा, अड़हुल का पौधा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जब पेड़ पौधा के शारीरिक भाग जैसे जड़, तना और पत्तियों के द्वारा नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है, तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हम आपको बताते हैं कि जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा किस किस पौधे में
कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जब पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित कायिक प्रवर्धन और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पहला है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जब पौधे के टहनी भाग को तोड़कर उसके कलम को बनाकर रोप देते हैं तो उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा, उड़हुल का पौधा। और दूसरा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जब पेड़ पौधे के जड़, तना और पत्तियों द्वारा नए पौधे का विकास होता है, स्वतः नए पौधे का स्वतः विकास होता है, जिसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पौधे के जड़, तना, पत्तियों के द्वारा किस किस पौधे में होता है। तो तना के जड़, पहला है जड़ के द्वारा, पहला है जड़ के द्वारा, पहला है जड़ के द्वारा। और हम लोग जानेंगे जड़ के द्वारा, इसका उदाहरण है शकरकंद, डहेलिया। कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा शकरकंद और डहेलिया में होता है। दूसरा है तना के द्वारा, तो तना के द्वारा भी दो प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है, एक भूमिगत तना भूमि के अंदर से और एक भूमि के ऊपर से रहता है, जिसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। तो भूमिगत तना भी कई प्रकार के होता है, जैसे कंद, तो कंद आलू में देखा जाता है। पूछेगा कि आलू में कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, चॉइस देगा कंद, प्रकंद, धनकंद, सलकंद। तो कंद मानना है आलू में। दूसरा है प्रकंद, अदरक में देखा जाता है। धनकंद जीनी कंद में देखा जाता है। सलकंद प्याज और लहसुन में देखा जाता है। पहला था भूमिगत तना और हम लोग जानेंगे दूसरा अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय तना भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है ऊपरी भूस्थारी, जो दुभी घास में देखा जाता है। दूसरा है अंतः भूस्थारी, जो पुदीना में देखा जाता है। तीसरा है भूस्थारी, जो स्ट्रॉबेरी में देखा जाता है। और चौथा है भूस्थारिका, जो जलकुंभी में देखा जाता है, जिसे जलकुंभी को समुद्र शोक भी कहा जाता है, समुद्र शोक भी कहा जाता है। और इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्यों। और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम की पत्ती में होता है। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम की पत्ती से नए पौधे का विकास होता है, जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्तियों के द्वारा नए पौधे का विकास होता है। जड़ के द्वारा शकरकंद और डहेलिया में होता है। तना के द्वारा भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना से नए पौधे का विकास होता है, जैसे कंद आलू में देखा जाता है, प्रकंद अदरक में देखा जाता है, धनकंद जीनी कंद में देखा जाता है, सलकंद प्याज और लहसुन में देखा जाता है। अर्धवायवीय तना में ऊपरी भूस्थारिका दुभी घास में देखा जाता है। अंतः भूस्थारिका पुदीना में देखा जाता है। भूस्थारी स्ट्रॉबेरी में देखा जाता है। और चौथा है भूस्थारिका जलकुंभी में देखा जाता है, जिसे समुद्र शोक या बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। और तीसरा है पत्तियों द्वारा, तो ब्रायोफिलम की पत्ती से नए पौधे का विकास होता है।
आज के क्लास में जो भी पढ़ाएं उससे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज देना है। पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है? दूसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन सी सबसे तीव्र गति से होता है? पौधे में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन की 6 विधि का नाम बताएं। द्विखंडन कितने प्रकार के होता है? द्विखंडन किसमें होता है? बहुखंडन किस किस जीवों में होता है? प्लेनेरिया में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? खंडी भवन किस जीवों में होता है? बीजाणु जनन का मुख्य उदाहरण बताएं। हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? कंद, प्रकंद, सलकंद, धनकंद में कायिक प्रवर्धन का मुख्य उदाहरण बताएं। इसको बना करके आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्लास में।